हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ में अगला वीडियो है। हम लोग जन आंदोलन पढ़ रहे थे। इससे पहले 72 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। कहाँ हुआ? बंगाल में। ये प्रारंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। किसान सभा के नेतृत्व में। व्याख्या देखेंगे। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। कौन थे? कंपाराम और भुवन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये थे जोडा नांग। गए जिस भी एग्जाम में जीएस के पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ते चलिए, इससे आप लोगों के सवाल डायरेक्ट भी मिलते हैं। घटनाचक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे जदो नांग, जिनको जोडा नांग भी कहते थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गोडिनलिव सहित अपने विश्वासपात अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनमें से वे प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? मजदूर आंदोलन को भारत में संगठित करने वाले नेता थे एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे। पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 ईस्वी भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक शुरू करेंगे, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ये इससे सवाल आपके बहुत बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी। इसको आप लोग पढ़ते चलिएगा, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, जिससे एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1780 ईस्वी में। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मुइजुद्दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं। जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। कब खोला गया था? 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से। कहाँ पर? बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया। पूछा जाता है संस्कृत कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? तो बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भगवत गीता का पहला आंग्ल अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉल हेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो सर विलियम जोन्स के प्रयासों से 1784 में। वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने।
1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ये डब्ल्यू हंटर आयोग जो था शिक्षा से संबंधित था, 1882 वाला। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है, वो दूसरा था। ये हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित 1882। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था किस चार्टर अधिनियम के द्वारा आई थी? तो 1813 ईस्वी के द्वारा आई थी। 1813 भी दिया रहता है, 1833। हम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना है कि पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करने की बात हुई थी 1813 के चार्टर अधिनियम में। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। इनके द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया था। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। गाइस, इनकी सारे वर्ष याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। सैडलर आयोग कब आया? 1917 में। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हंटर आयोग 1882 में। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे। कौन से थे? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग के 2 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग के कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का ये विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। तो मैकाले कौन बना था? पहला ये विधि सदस्य था। ये भी पूछा जाता, पहला विधि सदस्य कौन था? मैकाले। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको छनन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इसमें क्या था? जो शिक्षा थी वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर आती थी, इसलिए इसको निस्यंदन का सिद्धांत कहते थे। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। पूछा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ये मैकाले था। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इसने भारत और अरब के साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान इसने यूरोप के साहित्य को बताया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो याद रखना ये किसने कहा था? मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक, ये इसका पूरा नाम था। कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहाए जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय। तो याद रखना है, वुड डिस्पैच पूछा था कब आया था? वुड डिस्पैच 1854 में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। ये 3 विश्वविद्यालय देख लीजिए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। D.K. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पहला महिला विश्वविद्यालय बम्बई में किसके प्रयत्नों से खोला गया था? D.K. कर्वे के। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। किसने? D.K. कर्वे ने।
उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। कब? 1958 में। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 ईस्वी के साथ पूना में की गई थी। किसकी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, गोपाल गणेश अगरकर एवं M.B. नाम जोशी प्रमुख थे। इनके नाम पूछा जाता है कि इन तीनों में ये चारों ऑप्शन दे देगा, कौन इसमें सम्मिलित नहीं थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1817 ईस्वी में। डेट भी, ये ईयर भी याद रखना है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में की। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में की गई थी एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1916 में। और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की थी। आज ये नोट्स कंप्लीट होता है, कल को हम लोग इसका प्रश्न कोश करेंगे। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।